अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दहशतनाक कहानी। यूनिवर्सिटी से एक माह की रुखसत लेकर मैं अपनी बीवी सायरा और बेटी मूना के हमरा शुमाली इलाका में अपने एक दोस्त आगा के पास सैर की गर्ज से चला आया था। आगा की रिहाइश नदी के किनारे बने हुए एक पुराने मकान में थी जो दूर से एक शिकस्ता किला मालूम होता था। आगा गैर शादीशुदा था और अपने दो नौकरों के साथ उस मकान में रहा करता था। हम लोगों ने पहुंचकर एक कमरा आबाद कर दिया था। आगा बहुत खुश था कि आर्जी तौर पर ही सही, बहरहाल कुछ तो उसकी तन्हाई दूर होगी। रात का खाना खाने के बाद हम आगा के कमरे में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक उस रात के इसरार शुरू हो गए जिसका तस्करा मैं करने वाला हूं। रात की इब्तदा एक तूफान से हुई थी। तूफान की तेजी का अंदाजा लगाकर आगा ने उठकर कमरे की बैरूनी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद हमें यह महसूस होता रहा कि बाहर तूफान बढ़ता जा रहा है। इसी असना में तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और हवा का शोर कानों के पर्दे फाड़े जा रहा था। मेरी नन्ही सी बेटी मूना उन आवाजों से इतना डर गई कि वो सोफे से उठकर मेरी गोद में आ बैठी। मेरी बीवी खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। कोई 1 घंटे बाद तूफान रुका, बारिश कम हुई और हवा का शोर बंद हुआ, लेकिन इसके साथ अचानक मेरे कानों में एक अजीबोगरीब आवाज आई। एक बुलंद आवाज, जैसे कोई शख्स जानकुनी के आलम में बुरी तरह करा रहा हो। आवाज में इतना दर्द और कर्ब था कि मैं चौंक सा गया, लेकिन अभी मैं आगा से कोई सवाल करने नहीं पाया था कि आगा ने खुद ही कहा, घबराओ नहीं, मकान के नजदीक एक बहुत पुराना मसीही कब्रिस्तान है। ये आवाज अक्सर उसी तरफ से आया करती है। शुरू में इन आवाजों ने मुझे डराया था, लेकिन अब मैं इसका आदी हो चुका हूं। आगा का जुमला खत्म होते ही ये आवाज बंद हो गई और माहौल पर एक भयानक खामोशी मुसल्लत हो गई। एक ऐसी खामोशी जिसने मेरी उलझन में और भी इजाफा कर दिया। ऐसी उलझन और घबराहट में मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की के नजदीक खड़े होकर बाहर के माहौल का जायजा लेना चाहा। अचानक फिजा में एक नई किस्म की चीख बुलंद हुई और चीख के साथ यूं महसूस हुआ जैसे एक साथ कई औरतों ने बैन शुरू कर दी हो। मैंने लपक कर अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आगा मेरा इरादा भांप गया। उसने मुझसे कहा, जकी, इतनी रात में कब्रिस्तान की तरफ जाना मेरे नजदीक हमाकत है। मैं तोहमात को नहीं मानता आगा, मैं इन आवाजों की हकीकत मालूम करके ही रहूंगा। जाहिर है कि आगा मुझे उस अंधेरी रात में कब्रिस्तान की तरफ तन्हा कैसे जाने देता, इसलिए वो भी मेरे साथ हो लिया। 15 मिनट के अंदर हम अंधेरे रास्ते को टॉर्च के जरिए रोशन करते हुए कब्रिस्तान के आनी फाटक तक पहुंच गए। फाटक में ताला लगा हुआ था, इसलिए हम उसकी 3 फुट ऊंची दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर कब्रिस्तान की जमीन से हमारे पांव लगे ही थे कि एक मर्तबा फिर वैसी ही आवाज हमारे कानों से टकराई, लेकिन इस मर्तबा आवाज हल्की थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हल्के हल्के सिसकियां भर रहा हो। डरे बगैर मैं उस आवाज की तरफ बढ़ता रहा। मैं डरता भी क्यों? यूनिवर्सिटी का साइंस प्रोफेसर भला इन बातों का कैसे कायल हो सकता था। चंद लम्हों बाद हमें दायरे की शक्ल की एक मुंडेर सी दिखाई दी, जिसके अंदर जमीन के नीचे जाने वाली संगी सीढ़ियां मौजूद थीं। आगा, मेरा ख्याल है आवाज इस जगह से आ रही है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो आओ जकी, नीचे चले। हम दोनों उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तकरीबन 12 सीढ़ियों के बाद हमें लोहे का एक दरवाजा दिखाई दिया जो मेरे धकेलते ही अंदर की जानिब खुल गया। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी ताकि अंदर का जायजा ले सकूं। ये एक छोटा सा गुंबदनुमा तहखाना था जिसके वस्त में लोहे का एक बहुत बड़ा ताबूत पड़ा था। छत के कुंडे से एक बारीक सी जंजीर लटक रही थी जिसके आखिरी सिरे पर एक डबिया बंधी थी। डबिया और ताबूत के दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था। एक ही नजर में मैंने ये अंदाजा कर लिया कि कमरे की दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं और जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ एक अरसे से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ।
हम दोनों दबे पांव कमरे में दाखिल हो गए और ताबूत के नजदीक पहुंच गए। फिर जैसे हमारे पैर सो सो मन के हो गए, क्योंकि हमने साफ तौर पर महसूस किया कि कमरे में कोई नहीं दिखाई देने वाला इंसान जोर जोर से सांस ले रहा है। सांस की यह आवाज बतदरीज तेज होती गई। बिल्कुल ऐसी आवाज थी जैसे कोई शख्स लंबी दौड़ के बाद हाँफने लगे। फिर एक चीख गूंजी, एक दिल दोज नस्वानी चीख, एक ऐसी चीख जिसने हमारे दिलों को हिलाकर रख दिया। चीख के खत्म होते ही हमें गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। अगले ही लम्हे पत्थर की एक बड़ी सिल छत से निकलकर हमारे कदमों के नजदीक आ गिरी। इतनी नजदीक कि अगर मैं आगा को अपनी तरफ घसीट ना लेता तो ये सिल उसका भेजा निकाल देती। अभी हम दोनों संभलने भी ना पाए थे कि दूसरा पत्थर गिरा, तीसरा पत्थर। हम घबराकर दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने ये देखा कि जिस दरवाजे को हम महज चंद मिनट पहले खुला छोड़कर आए थे, ना सिर्फ ये कि बंद है बल्कि इस तरह बंद है जैसे किसी ने उसमें बाहर से कुंडी लगाकर ताला डाल दिया हो। सूरत हाल इतनी भयानक थी कि हमारे मुंह से चीखें निकल गईं। हम इस जमीन दोज कमरे में कैद होकर रह गए थे। चंद मिनट तक छत से उसी तरह पत्थर गिरते रहे। फिर हमारे देखते ही देखते पत्थरों की ये बारिश बंद हो गई। ये देखने के लिए कि छत किस जगह से टूटी है, मैंने टॉर्च की रोशनी छत पर फेंकी और फिर मेरा खून रगों में जम गया। छत में ना तो कोई सुराख था और ना ही कोई पत्थर अब फर्श पर मौजूद था। कमरे के वस्त में ताबूत उसी तरह मौजूद था, जंजीर उसी तरह लटक रही थी और आवाजें उसी तरह ही आ रही थी। लेकिन अब इन आवाजों को सुनकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई नींद में खराटे ले रहा हो। मेरी आंखों ने अब तक जो कुछ देखा और कानों ने जो कुछ सुना था, जहन इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है ये सब मेरा वहम हो। अगर छत से वाकई पत्थर गिरे थे तो आखिर ये पत्थर गए कहां? मैंने फैसला कर लिया कि इस ताबूत का ढक्कन खोलकर देखना चाहिए। लेकिन अभी मैंने उस आईनी ताबूत को सिर्फ छुआ ही था कि कमरे में दोबारा एक दिल खराश नस्वानी चीख बुलंद हुई। मैं घबराकर पीछे हट गया। फौरन ही कमरे में किसी मर्द के कहकहे गूंजे और इसके साथ ही छत से लटकी हुई जंजीर खुद ब खुद हिलने लगी और उसमें बंधी हुई टिबिया मेरे सर से टकराई। मैंने झपट कर उसे दबोच लिया और पूरी कुव्वत से झटका देकर उसे जंजीर से अलग कर दिया। मर्दाना कहकों की आवाज और भी भयानक हो चुकी थी। आगा खौफ के मारे एक मर्तबा फिर दरवाजे की तरफ लपका और उसे पीटने लगा, लेकिन ये सब हमारी दीवानगी ही थी, क्योंकि उस सैकड़ों साल पुराने कब्रिस्तान में इस वक्त किसी के होने का सवाल ही ना था। काफी देर तक हम दोनों मदद के लिए चीखते रहे और फिर थक कर दरवाजे से ही लगकर खड़े हो गए। चंद मिनट बाद कहकहे दोबारा मध्यम सी कराह में तब्दील हो गई और जैसे फिर हमारी जान में जान आई, लेकिन इसके बावजूद हम थर थर कांप रहे थे। खौफ से हमारा हलक खुश्क हो चुका था। हल्की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। कमरे में इशक बस्ता सी ठंडक रची थी। आज भी मुझे वो रात याद आती है तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक साइंसदान हूँ, माफूकुल फितरत ताकतों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन सच कहता हूँ कि जो मनासिर मैंने उस रात देखे उन्हें मैं अपनी जिंदगी की किसी साथ में भी फरामोश नहीं कर सकता। मैंने देखा कि रात के 12 बजते ही उस जमीन दोस्त कमरे में हल्की हल्की जर्द रोशनी फैलने लगी और फिर देखते ही देखते उस रोशनी ने एक इंसानी ह्योले की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके सर पर कदीम जमाने की एक टोपी थी। चंद मिनट तक ये ह्योला ताबूत के ऊपर हरकत करता रहा। अचानक दोबारा कहकहे बुलंद हुए। मैंने खौफजदा होकर बगल में खड़े हुए आगा की तरफ देखा। उसकी हालत तो नीम मुर्दा किसी हो चुकी थी। खौफ से उसकी पुतलियां फैल चुकी थी। चेहरा सपाट और बेजान सा हो चुका था। मेरे देखते ही देखते उसका जिस्म ढीला हुआ और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग बहने लगी। मैंने ताबूत की तरफ देखा। रोशनी का वो ह्योला अब ताबूत से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। खौफनाक चीखें बिल्कुल मेरे नजदीक हो रही थी। मैंने संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उस तहखाने के फर्श पर पड़ा था। चारों तरफ एक पुरअसरार खामोशी तारी थी। आगा अभी तक बेहोश था।
मैंने उसे झंझोड़ा तो वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अचानक मुझे रात के वाकयात याद आ गए। दिन की इस मध्यम सी रोशनी में मुझे रात वाले सारे मनाजिर एक ख्वाब या ख्याल की तरह महसूस हुए। मैंने ताबूत को छू कर देखा। अब उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वहम, सरासर वहम। मैंने रात वाले वाकयात पर दिल ही दिल में तबसरा किया और फिर ताबूत के खड़े होकर उसका ढक्कन उठा दिया। मेरी इस हरकत से आगा इतना खौफजदा हुआ कि एक मर्तबा फिर उसकी हलक से चीख निकल गई, लेकिन इस बार वो बिला वजह चीखा था। ताबूत में पड़ी हुई लाश का पिंजर बिल्कुल खस्ता हो चुका था। सिर्फ खोपड़ी अपनी असली हालत में मौजूद थी, जबकि पसलियां और हाथ की हड्डियां राख बन चुकी थी। मैंने हंसकर ताबूत बंद कर दिया। मेरा ख्याल है रात को हमने कोई ख्वाब देखा था। बकवास करते हो ज़की, भला ये कैसे मुमकिन है कि दोनों को एक ही तरह का ख्वाब दिखाई दे? मैं खामोश हो गया क्योंकि आगा के सवाल का मेरे पास कोई जवाब न था। अचानक मेरी नजरें आहनी दरवाजे की तरफ उठी। दरवाजा पाटो पाट खुला हुआ था। ताबूत पर आखिरी नजर डालते हुए हम दोनों तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर सुनहरी धूप फैल चुकी थी। दरवाजे के करीब मकबरे की दीवार पर एक पत्थर लगा था। सरदार खाकान, जो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदकार और इतना खबीस था कि गांव वालों ने दूसरे गांव के सरदार की मदद लेकर उसको और उसके पूरे खानदान को कत्ल करवाया और मजलूम लोगों को उसकी खबासत से निजात दिलाई। ये तहरीर उस पत्थर पर कंदा थी, जिसे मैं पढ़कर बहुत हैरान हुआ। जब हम वापस मकान पर पहुंचे तो दिन के 9 बज चुके थे। मेरी बीवी सायरा दीवानों की तरह सहन में फिर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। क्या हुआ सायरा? ये आपके बालों को क्या हुआ ज़की? मैंने सर पर हाथ फेरा। बाल सर पर मौजूद थे। आपके सब बाल सफेद हो चुके हैं। क्या किया आपने रातों रात? मैं डरकर आगा के कमरे में दाखिल हुआ। कदामत आईने के सामने पहुंचते ही मैंने खुद भी देख लिया कि मेरे सर के तमाम बाल सफेद हो चुके थे। मैंने आगा की तरफ देखा। उसके सर का तो एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। इंतहाई हैरत के आलम में आगा मेरी तरफ देखता रहा। फिर बोला, ज़की, तुमने ताबूत का ढक्कन खोलकर अच्छा नहीं किया। यकीनन रात की तारीकी में कराहने वाली रूह अब तुमसे इंतकाम लेगी, वरना ये बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम्हारे बाल सफेद हो जाते और मेरे ना होते। सायरा ने मुझसे बहुत पूछा कि रात हम दोनों कहाँ रहे, लेकिन मैंने उसे कोई तफसील नहीं बताई क्योंकि मैं बिला वजह उसे डराना नहीं चाहता था। मैं तो खुद रूह से डर चुका था। मैं खुद नहीं चाहता था कि रूह का राज फाश होकर फैले और वाकई मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपने ताबूत से बाहर निकल आए। मैं बयान नहीं कर सकता कि सिर्फ एक रात के अंदर अपने स्याह बालों को सफेद देखकर मेरे दिलो दिमाग की क्या हालत थी। एक मर्तबा फिर फिल्म की तरह के मनाजिर मेरी नजरों के सामने गुजर गए। फिर आगा ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं दोपहर से पहले ही लौट गया। 6 दिन के बाद मैंने अपनी छुट्टी खुद ही खत्म कर दी। मैं चाहता था कि यूनिवर्सिटी जाऊं ताकि मसरूफियत में उस रात के वाकयात मेरे जहन से महव हो जाए। चुनाचे मैं मामूल के मुताबिक लेक्चर देने यूनिवर्सिटी जाने लगा। जिंदगी के मामूलात दोबारा शुरू हो गए और 2 दिन में ताबूत वाले तहखाने को मैं भूलने लगा। 8वें दिन शाम के वक्त हम अपने मकान के सहन में चाय पी रहे थे। अचानक मेरी 6 साला लड़की मूना उठकर बालाई कमरे की तरफ जाने लगी। पूछने पर उसने कहा कि मैं अपना हवाई जहाज लेने जा रही हूँ जो आपने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। हवाई जहाज लेकर मोना 15 मिनट बाद भी वापस नहीं आई। मुझे और सायरा को बाजार जाना था, इसलिए मैंने सायरा से कहा कि ऊपर जाकर मोना को बुला लाओ। वो गालिबन अपने खिलौनों से वहीं खेलने लग गई होगी। मेरे कहने पर सायरा ऊपर गई और चंद लम्हों के बाद वो दीवानों की तरह सीढ़ियों से उतरकर मेरे पास आई और खौफजदा लहजे में बोली, मोना ऊपर नहीं है। मैंने पूरा कमरा देख डाला है। ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था। सवाल ये था कि मोना जब उस कमरे में नहीं थी तो वो कहाँ चली गई। कमरे का सिर्फ एक ही दरवाजा था जो सीने में खुलता था और हमारे सामने मोना उसी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुई थी। बिल्कुल पागलों की तरह मैं भी कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मोना वहां होती तो मिलती। कमरे की तमाम खिड़कियां अंदर से बंद थीं, इसलिए ये इम्कान भी गलत था कि वो खिड़की से नीचे सड़क पर गिर पड़ी हो। मैंने और सायरा ने मकान का कोना कोना छान मारा, मगर मोना का कहीं पता न चला। ना मकान में, ना पड़ोसियों में, ना मोहल्ले में। घबराकर फिर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने वायरलेस के जरिए पूरे शहर में मोना का हुलिया नशर कर दिया।
हर तरफ मूना की तलाश शुरू हो गई। मैंने मूना की तमाम तस्वीरें भी पुलिस के हवाले कर दी। सायरा रोती रही, वो ये कहती रही, हाय मेरी मूना, वो मेरे सामने उसी कमरे में गई थी और मैं सच कहती हूँ कि वो उस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकली। गमो दीवानगी के आलम में रात के 9 बज गए। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर अब्बास बोल रहा हूँ। मुझे इस शहर के मज़ाफात से एक बच्ची की लाश मिली है। आप थाना नंबर 14 आ जाएं ताकि हम दोनों साथ चलकर उस लाश को देख लें। सायरा को मकान में रोता बिलखता छोड़कर मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर थाने पहुंचा और वहां से इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ मज़ाफाती पुलिस थाने पहुंच गया। थाने का इंचार्ज हमारा मुंतजिर था। धड़कते हुए दिल के साथ मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहां एक स्ट्रेचर पर बच्ची की लाश कपड़े से ढकी हुई मौजूद थी। मैं लाश की तरफ बढ़ने ही वाला था कि थाना इंचार्ज ने मेरा शाना पकड़कर पूछा, मिस्टर जकी, आपकी बच्ची कब खोई थी? आज शाम 5 बजे के करीब। तब तो आपको फिर बेकार ही जहमत हुई, क्योंकि ये बच्ची आपकी नहीं हो सकती। मेरा अंदाजा है इस बच्ची को मरे हुए कम से कम 8 दिन हो चुके हैं। यकीन जानिए, इसके खतोखाल पहचानने में नहीं आते। इसका गोश्त गल चुका है और चेहरे के नकूश बदल चुके हैं। थाना इंचार्ज का ये जुमला सुनकर मुझे आर्जी तसल्ली हुई, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं लाश देखने के लिए अपना इरादा ना रोक सका। मैंने आगे बढ़कर लाश का कपड़ा हटाया और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने तारीकी फैल गई, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, मूना मेरी बच्ची, और मैं उसी जगह गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं मकान के कमरे में लेटा हुआ था। एक डॉक्टर मेरे सरहाने और इंस्पेक्टर अब्बास मेरी बाईं तरफ खड़ा था। सायरा कहाँ है? मैंने उनसे पूछा। आपकी बेहोशी के बाद हमें आपकी बीवी को लाश की शनाख्त के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लाश आपकी बच्ची की हो सकती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक वो लाश वाकई 8 रोज पुरानी थी, लेकिन हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही जब आपकी बीवी ने भी लाश शनाख्त कर ली। बहरहाल इस वक्त वो अस्पताल में है और अब तक होश में नहीं आई। मैं जवाब देने की बजाय खामोश रहा और छत की तरफ घूरता रहा। मिस्टर जकी, खुदा के लिए हमें बताइए कि ये क्या भेद है? हमारे ख्याल में 2 ही बातें मुमकिन हो सकती हैं। या तो आपने और आपकी बीवी ने शिद्दत गम की वजह से लाश की गलत शनाख्त की है, या फिर आपकी बच्ची 8 दिन पहले गुम हो चुकी थी और आपने किसी मसलहत की वजह से उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई, क्योंकि हमें यकीन है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी मालूम हुआ है कि बच्ची की मौत दिल की हरकत बंद होने की वजह से हुई है और लाश पर किसी चोट या मारपीट का निशान मौजूद नहीं है। इंस्पेक्टर अब्बास, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो लाश मूना की थी और मूना आज शाम को 5 बजे तक मेरी निगाहों के सामने मौजूद थी। 1 घंटे के अंदर अस्पताल से सायरा के बारे में खबर आ गई। वो मर चुकी थी। मूना के बाद सायरा का गम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। सिर्फ 16 घंटे में मेरा घर तबाह हो चुका था। मूना मेरे सामने बालाई कमरे में खिलौना लेने गई थी, लेकिन 4 घंटे बाद उसकी लाश हमारे घर से 8 मील दूर मिली, और वो भी इस हालत में कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उसको मरे हुए 8 दिन हो चुके थे। सायरा बेहोश हुई तो उसकी आंख फिर कयामत तक के लिए बंद हो गई। अगले हफ्ते तक मैं मकान में पड़ा रहा। बेशुमार तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेरे दोस्त और रिश्तेदार ताज़ियत के लिए आते रहे। सब ने मुझे समझाया, तसल्ली दी, लेकिन मैं दिन रात कब्रिस्तान की उस खौफनाक रात पर गौर करता रहा और मेरी उलझनें बढ़ती ही गई। इस तरह 1 हफ्ता और गुजर गया। एक दिन शाम को ठीक 5 बजे जब मकान में मेरे अलावा कोई ना था, मैंने उसी बालाई कमरे में जहां से मूना गुम हुई थी शोर की आवाज सुनी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पलंग घसीट रहा हो। मैं लपक कर सहन में आया और ऊपर जाने का फैसला कर ही रहा था, अचानक किसी ने बिस्तर लपेट कर बाहर फेंक दिया। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन अभी मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि ऊपर से पलंग भी लड़खड़ा दिया गया, और फिर तो जैसे ऊपर से कमरे में रखी हुई चीजों की बारिश सी होने लगी। कपड़े, टेबल लैंप, मेज, कुर्सियां, जूते, किताबें, खिलौने सब नीचे आकर बरसने लगे। मैं सहन में खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर बालाई कमरे के दरवाजे की तरफ देखता रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गुस्से में पागल होकर हर चीज को तहस नहस कर देना चाहता था। थोड़ी देर बाद चीजों की बारिश बंद हो गई। फिर मैं बेतहाशा ऊपर भागा, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर रह गया। कमरा बिल्कुल खाली था।
ना कोई आदमी, ना सामान, यहाँ तक कि दीवारों की तस्वीरें और खिड़कियों के पर्दे तक नोचे जा चुके थे। अचानक मेरी निगाह कमरे के फर्श पर पड़ी और फिर सर से पांव तक मेरे जिस्म में दहशत की एक तेज लहर दौड़ गई। फर्श पर जगह जगह ताजा खून फैला हुआ था और कमरे में वही कहकहे बुलंद हो रहे थे जो मैंने उस रात कब्रिस्तान के तहखाने में ताबूत के करीब सुने थे। मर्दाना कहकहे भी और नुस्वानी चीखें भी। सुबह के वक्त जब मिस्टर जकी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए उनके मकान पर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि मिस्टर जकी अपने पलंग पर मुर्दा पड़े थे और ये तहरीर जो सब आपने ऊपर सुनी है उनकी मेज पर मौजूद थी। पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि मिस्टर जकी के दिमाग की रग फट गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक मर गए।